Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel with short notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें. Today our lesson is lesson number 4, perspective, model and approach. सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी मेन डेफिनेशन क्या है. A paradigm in psychology is a distinct way of describing, observing, understanding, and predicting any given psychological phenomenon. The professionalists as well as students, in order to conceptualization and organize the available information, need to model paradigm. यानी इसमें क्या हम करते हैं, जितने भी हमारी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग होती है, जितनी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग अरेंज करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस लेते हैं, उस पर कंडक्ट करते हैं रिसर्च और बाद में वैलिड असम्पशंस लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास आ गया बायोलॉजिकल मेडिकल पर्सपेक्टिव. इसमें क्या होता है, ये बेस्ड करता है मटीरियलिज्म पे. मटीरियलिज्म यानी जितना भी हमारा बिहेवियर है वो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे होता है. हमारा जितना फिजिकल स्ट्रक्चर है, जितना हेरिडिटरी प्रोसेस है, वो डिटरमिन करता है बिहेवियर को. ठीक है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हैं वो आल्टर करती हैं मेंटल प्रोसेस को, और इससे काज होती हैं एबनॉर्मेलिटीज़. जो एबनॉर्मेलिटीज़ इस टाइप की होती हैं वो डिसऑर्डर लाई करती हैं बायोलॉजी में, जो कि रिक्वायर करते हैं मेडिकल इंटरवेंशंस को. ठीक है, आगे हिस्ट्रिकल, इसकी बैकग्राउंड क्या है. हिस्ट्रिकल रूट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉडल आर वेरी ओल्ड, डेटिंग बैक एट लीस्ट ऑफ द हिप्पोक्राट्स. हिप्पोक्राट्स के ज़माने से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, जो कि 460 to 377 BC थी. ठीक है, ये एक ग्रीक फिजिशियन था, फिलासफर था. ये रिगार्डिंग था, इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है. इसने बात की थी मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. इसका हमने लास्ट लेसन्स में भी देखा था. आगे है गैलन. ये बोर्न हुआ था ग्रीक पेरेंट्स इन एशिया माइनर. Then a great physician with an empirical approach who rejected old doctrine and relied on his observation and research. उन्होंने old doctrine को रिजेक्ट किया और इसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस पे उस पर रिलाई किया ये. ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसने उनको आइडेंटिफाई किया, जितने भी ब्रेन के अंदर कुछ फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको ऑब्जर्व किया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जोलिन ऑफ्रे टीला मैट्रिक. फ्रांस प्रीस्ट टर्न फिजिशियन. अच्छा, पहले ये एक प्रीस्ट था, यानी उनके वो जिस तरह होते हैं पादरी वगैरह. देन ये फिजिशियन बन गया. ठीक है, नोटिस दैट हिज फीवर हैज़ अ रिजल्टिंग फिजिशियन कंडीशन अफेक्टेड हिज मेंटल स्टेट. उसने नोट किया कि उसको फीवर हुआ है और बाद में उसने उसको मेंटल स्टेट को और फिज़िकल स्टेट को डिस्टर्ब किया. ठीक है, तब उसने देखा कि जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, और जो द सोल इज़ नो डिफरेंट फ्राम माइंड. सोल जो है वो माइंड से डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है. माइंड वाज अ पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, आगे है कैबनिस. ये एक फ्रेंच फिजिशियन था. उसने कॉन्शियसनेस जो है उसका फंक्शन बताया और प्रूव किया कि जो हमारे विक्टिम्स हैं नॉट कॉन्शियस आफ्टर बीहीटिंग. ठीक है, नेक्स्ट है फिलिपिन पाइनल. ये भी एक फ्रेंच फिजिशियन था. इसका बिलीव था कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो कुछ हेरिडिटरी डिफेक्ट और नर्वस सिस्टम डिफेक्ट की वजह से होता है. ठीक है, नेक्स्ट है विलियम ग्राइसिंगर. विलियम ग्राइसिंगर एक जर्मन साइकेट्रिस्ट था, जिसका बिलीव था कि बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर इज़ टू एज्यूम दैट दे आर काज्ड बाय ब्रेन पैथोलॉजी. किस तरह हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हम देखें कि ये ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से काज हुई है इलनेस. ठीक है, आगे पाल का उस फ्रेंच सर्जन था वो, और इसके अलावा वो एक आर्थोपोलॉजिस्ट था. ठीक है, आर्थोपोलॉजिस्ट था. हिज मेन कंट्रीब्यूशन इज़ विथ रेफरेंस टू द लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन. इसने लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात की, यानी कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो स्पेशली फंक्शन करता है. ठीक है, इसने डिस्कवर किया था कि स्पीच सेंटर कहाँ पे है ब्रेन का. ठीक है, इसके अलावा है एमिल क्रैपलिन. वो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट था. स्ट्रेस द लाइकली फिजिकल काज ऑफ मेंटल इलनेस एंड गेव द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश साइंटिस्ट. इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बताया कि स्पीशीज़ का ओरिजिन क्या था. इसके अलावा इसने कंसेप्ट दिया था हमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, कि फिटेस्ट जो है वो किस तरह सर्वाइव करते हैं. थ्योरेटिकल थ्योरीज जो हैं इसकी बायोलॉजिकल मॉडल की, यहाँ उन्होंने इसको लिखा हुआ है. जेनेटिक थ्योरीज हैं, डायथिसिस स्ट्रेस थ्योरी है, बायोकेमिकल थ्योरीज हैं. जेनेटिक थ्योरीज में कौन कौन सी आती हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड ग्रेगर जोनम मेंडल की
जीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी लाफ जेनेटिक्स। अब बायोकेमिकल थ्योरी कौन सी है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टन केमिकल इन द बॉडी कैन काज प्रोफाउंड चेंज, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट होती है केमिकल के जो पूरे जिस्म में चेंज प्रोड्यूस करे, जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायथिसिस स्ट्रेस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक प्रीडिस्पोजिशन डायथिसिस इंक्लूडिंग जीन्स एंड स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कंबाइन टुगेदर एबनॉर्मल बिहेवियर। किस तरह एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो बनता है? हमारे जीन्स और हमारे जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है वो कंबाइन करके एबनॉर्मल करती है इसे। अब फोकस क्या था स्टडी का? इसमें हेरिडिटरी जीन्स आ जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स आ जाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? द साइनैप्स ऑफ द न्यूरॉन रिलीज स्पेशल केमिकल। जो साइनैप्स होती हैं जहाँ पे वो मिल रहा होता है न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के साथ, वो साइनैप्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ स्पेशल किस्म के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये सिंस 1920s तक इसका एविडेंस उन्होंने देखा था और देन 1950s में इसको फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने उनके रोल बताए हुए हैं। एसिटाइलोसिन, इसका क्या रोल है? लर्निंग में, मेमोरी में और मसल कंट्रोल में। इसके अलावा डोपामीन है, उसका क्या रोल है? मोटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, इमोशन एंड मेमोरी। एंड देन एफिनफ्राइन, इमोशन, स्ट्रेस। देन है GABA, गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। एंजाइटी में, अरोसल में और लर्निंग में। ये तमाम जो है ना ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेरोटोनिन, ये सेंसरी प्रोसेसिंग, स्लीप, एरोयल। और नेक्स्ट है ग्लोटा में, यानी एंजाइटी और मूड पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो स्लो कर देते हैं केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को बॉडी से, ठीक है। दैन ये डक्टलेस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एबनॉर्मेलिटी के साथ इनका क्या ताल्लुक है? जब इनका लो लेवल हो जाता है पिट्यूटरी सिक्रीशंस का, जो ये फिर क्या बनता है इससे क्या होता है? डिप्रेशन का होता है, ठीक है। फटीग और एपैथी, एबनॉर्मल सिक्रीशंस अगर हार्मोन्स के हों तभी मेजर डिप्रेशन की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके असम्पशंस क्या है बायोलॉजिकल मेडिकल मॉडल की? ये एबनॉर्मेलिटी जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। डिजीज़ होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये बायोलॉजिकल या फिजिकल ओरिजिन होता है ये, ठीक है। यहाँ से वो क्या करती हैं? एबल टू ट्रीट भी होती हैं फिजिशियंस के थ्रू, ये फिजिशियन इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ होती हैं ये करंटली स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक टेक्निक्स इन। अब थेरापी की क्या टेक्निक है बायोलॉजिकल मॉडल में? यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको नेक्रोसिस के बारे में बताया। नेक्रोसिस क्या? द वर्ड नेक्रोसिस डिराइव्ड फ्रॉम द मीनिंग बी नम, यानी नेक्रोसिस में क्या होता है? पर्सन मेड टू स्लीप 15 to 24 आवर्स, उसको सुलाया जाता है। देन कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन की जाती है। प्रोलॉन्ग नेक्रोसिस क्या है? वो क्या होता है? इसे डिफ़िकल्ट डेंजरस टू एडमिनिस्टर, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंडम यूज टूडे, बहुत कम ये यूज़ हो रही है। आगे नेक्रोनालिसिस, इसमें क्या होता है? ड्रग्स आर गिवन टू अमाउंट्स ऑफ प्रोड्यूस स्टेट ऑफ ग्रॉकीनेस। इसमें ड्रग्स दी जाती हैं स्टेट ऑफ ग्रॉकीनेस के लिए, यानी वो रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को, ठीक है। आगे केमोथेरापी की जाती है। इसमें क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर को ड्रग्स और केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इसकी दो फॉर्म है। एक है ट्रैंक्विलाइजर्स, जिसमें क्या किया जाता है? ड्रग्स आर प्रोड्यूस सूथिंग एंड कामिंग इफेक्ट। एंड एनर्जाइजर्स, इससे क्या होता है? दे आर यूज टू सफरर्स ऑफ डिप्रेशन हु आर नॉट हेल्प्ड बाय सेडेटिव्स, इनको सेडेटिव्स के साथ कोई भी मदद नहीं मिली फिर उनको ये दी जाती है, ठीक है। आगे टाइप्स क्या हैं इसकी? सबसे पहले आते हैं स्टिमुलेंट्स, जिसमें आ जाती हैं कैफीन, निकोटीन, कोकेन, यानी ये कॉफ़ी वगैरह। और इसके अलावा डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? अल्कोहल, हार्बिचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स, इसमें आ जाती हैं बेंजोडाइफाइन्स, डायजेपम एंड लोराजेपम। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट्स, वो कौन कौन से हैं? फिजेंजेंस यानी नार्टिल और पैक्सिल। नेक्स्ट है हेलोसिनेशंस, वो होते हैं LSD की फॉर्म में, MDM में, ठीक है। कैनाबिस, और ये बहुत लार्ज डोजेस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, हेलोसिनेशंस। आगे है हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है? इंसुलिन 1930 में ये थेरापीज जो है वो इन पे काम किया गया। इसमें सबसे पहले आ जाती है इंसुलिन शॉक थेरापी। इंसुलिन शॉक थेरापी में क्या किया जाता है?
जब वो एक ये प्रोड्यूस करती है स्टेट ऑफ कोमा, ठीक है, स्टेट ऑफ कोमा जब प्रोड्यूस करती है तो ये कोमा जो है रिडक्ट कर देता है शुगर लेवल को ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस टिश्यूज एंड सेल, इसमें क्या होता है, शिज़ोफ्रेनिया जो होता है इफेक्टिव एडिक्ट होता है, ठीक है। इसमें साइकोथेरेपी अगर यूज़ की जाए ना, रेयरली यूज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकन्वलियन थेरापी, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल थेरापी ऑफ सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स ऑन विच ब्रीव इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है पेशेंट को, जिससे वो बहुत ज़्यादा जब सीवियर डिप्रेस्ड होते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। आगे है साइको सर्जरी, इट इन्वॉल्व्स ब्रेन सर्जरी विच इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर साइकोटिक पेशेंट और रेसिस्टे, इसमें ब्रेन सर्जरी की जाती है, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाए, जब उस पर कोई भी एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी सेडेटिव्स है वो असर ना कर रही हो, ठीक है। मेरिट्स ऑफ बायोलॉजिकल, इसके मेरिट क्या क्या हैं, बायोलॉजिकल का जो है वो वर्थी है ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टडी टू रिसर्च वर्क रैपिड, ये बहुत रैपिडली प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे इसके डेमेरिट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल ये एक्सप्लेन करती है बायोलॉजिकल टर्म को, ठीक है, और हेल्प करती है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, और जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, ठीक है। ये इसका फ्लैशबैक है, ठीक है। आगे है क्रिटिसिज्म, इसके अगेंस्ट क्या क्या की गई थी कि ये नो इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ वेरीफाइंग, यानी कोई भी इसको वेरीफाई करने के लिए इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें बोथ फैक्टर्स जो हैं वो असेस्ड किए गए हैं, देयर एग्जिस्ट अलेज्ड डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड फिजिकल इलनेस, फिजिकल मेंटल इलनेस, यानी इसमें कोई भी फिजिकल और मेंटल को डिफरेंट नहीं किया गया, ठीक है, दोनों को एक ही तरह वो ले रहे हैं। यहाँ तक था आज का हमारा लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।